नमस्कार, देशहित में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। देशहित यानी वो खबरें जिनमें आपका हित है, हमारा हित है, पूरे देश का हित। जी हां, खबर के पीछे का हित बताएगा सिर्फ जी न्यूज का शो देशहित। आपके साथ मैं हूं अमन। आइए शुरुआत करते हैं आज की 20 बड़ी खबरों के साथ। 23 मई के नतीजों से पहले मंत्रियों से पीएम मोदी और अमित शाह की मुलाकात। बैठक में पीएम मोदी का भी स्वागत किया गया। मंत्रियों के साथ बैठक में पीएम का संबोधन। कहा, परिवर्तन के लिए जनता ने किया वोट। चुनाव प्रचार के दौरान हुआ तीर्थ यात्रा जैसा अनुभव। मंत्रियों की बैठक के बाद एनडीए नेताओं की डिनर पार्टी। दिल्ली के अशोका होटल में जुटे एनडीए के नेता। नतीजों से पहले विरोधियों को दिखा हार का डर। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की सड़कों पर खून बहाने की धमकी। कहा, इसके लिए नीतीश और मोदी होंगे जिम्मेदार। ईवीएम के विरोध में 22 दलों के नेताओं की चुनाव आयोग से मुलाकात। 100% वीवीपैट पर्चियों के मिलान की मांग। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद ईवीएम विरोधी दलों की बैठक। ईवीएम से छेड़छाड़ और कई जगह ईवीएम बदलने की खबरों पर चर्चा। ईवीएम और वीवीपैट पर विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। 100% पर्चियों की मिलान की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट। चुनाव आयोग से भी ईवीएम विरोधियों का निराशा हाथ लगी। ईवीएम बदलने के आरोपों को चुनाव आयोग ने बताया बकवास। ईवीएम पर सवाल उठाने वालों पर बरसे नीतीश कुमार। कहा, बकवास है सारे सवाल, हारने वाली पार्टियों को ही नजर आती है खोट। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ईवीएम से छेड़छाड़ की खबरों पर जताई चिंता। कहा, जनादेश को संदेह से दूर रखने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की। नतीजों के बाद ही रणनीति के लिए चंद्रबाबू नायडू की कोशिशें जारी। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा और कुमारस्वामी से आज रात मुलाकात करेंगे। चंद्रबाबू केसीआर के बाद अब गठबंधन को लेकर शरद पवार भी सक्रिय। सूत्रों के मुताबिक जगन मोहन रेड्डी को किया फोन, लेकिन नहीं मिला कोई ठोस आश्वासन। अरुणाचल प्रदेश में नेशनल पीपल्स पार्टी के विधायक तिरोंग अबो की हत्या। एनएससीएनआईएन के उग्रवादियों के हमले में कुल 11 लोगों की मौत। एनएससीएन उग्रवादियों ने विधायक के घर पर किया था हमला। बेटे के साथ ही परिवार के कई सदस्य और सुरक्षाकर्मियों की भी मौत। चुनाव नतीजों से कर्नाटक कांग्रेस में बगावत। रोशन बेग ने महासचिव वेणुगोपाल को बताया जोकर। कर्नाटक कांग्रेस ने भेजा नोटिस। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के बाद भी नहीं थम रही है हिंसा। कूच बिहार में हमले में बीजेपी के 5 कार्यकर्ता घायल। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया आरोप। बूथ कैप्चरिंग की शिकायतों के बाद कोलकाता के एक बूथ पर 22 मई को फिर से होगा मतदान। पोलिंग स्टेशन नंबर 200 का सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग। शारदा चिटफंड केस में आईपीएस राजीव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। गिरफ्तारी से राहत बढ़ाने की अर्जी पर तुरंत सुनवाई से इंकार। अशोक लवासा मामले पर चुनाव आयोग का फैसला। मांग 2-1 से खारिज। चुनाव आयोग के फैसले को सार्वजनिक करने की मांग की थी। दरभंगा में ललित नारायण यूनिवर्सिटी में धरने पर बैठे एबीवीपी समर्थक छात्रों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। छात्र संघ अध्यक्ष के समर्थन में दे रहे थे धरना। ईवीएम मशीन पे विश्वास नहीं। ईवीएम देख लेना। ईवीएम वोटिंग मशीन, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम में कुछ गड़बड़ी। ईवीएम के ऊपर बर्खास्त कर देना चाहिए। ईवीएम मशीनें गड़बड़ हैं। मोदी ने हराया तो ईवीएम पर गुस्सा आया। इन्होंने भी अभी से माहौल बना दिया है। ईवीएम में गड़बड़ है। अब बेचारी वोट डालने वाली मशीन भी क्या करे। जीते तो राहुल महान, हारे तो ईवीएम बेईमान। इलेक्शन कमीशन का जो इस इलेक्शन में रोल रहा है वो बायस्ड रहा है। पूरा चुनाव का शेड्यूल है, मुझे लगता है कि ये नरेंद्र मोदी जी की कैंपेनिंग के लिए बनाया गया है। स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर में डटे रहिए और चौकन्ने रहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी मेहनत और आपकी मेहनत फल लाएगी। मोदी से हारे तो मशीन पर लड़ाई के सहारे। ईवीएम पर सवाल बोगस है। ईवीएम के आने के बाद ही चुनाव में ट्रांसपेरेंसी आई। जीते तो हम, हारे तो ईवीएम। जब वो जीते तो ईवीएम ठीक है, अगर हमारे जीतने का अनुमान हो ईवीएम गड़बड़ है।
सभी राजनीतिक दलों ने मीटिंग में बताया किस तरह से ईवीएम की कुछ मशीनें कई गाड़ियों में आ रही हैं, जा रही हैं। ईवीएम पर घमासान, लोकतंत्र का अपमान। हालांकि अभी ये आपके लिए जाना जरूरी है, जीत हार हुई नहीं है, अभी नतीजे आने हैं। सोचिए अगर एग्जिट पोल उल्टा पड़ गया, गलती से विपक्ष जीत गया, तो भी क्या ईवीएम में गड़बड़ी रहेगी? शुरुआत करते 5 सवालों के साथ। और आपको बता दें, मतगणना से पहले ही एनडीए की डिनर पार्टी हो रही है और मंत्रियों से मोदी बोले हैं कि जनता ने लड़ा है ये चुनाव। और सवाल ये कि एग्जिट पोल ही क्या नतीजों में होंगे तब्दील। दूसरी बड़ी खबर, ईवीएम के विरोध में 22 विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से शिकायत की। कब तक करेंगे जनादेश का अपमान? इस सवाल के साथ दिखाएंगे दूसरी बड़ी खबर। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भड़काऊ बयान दिया है, सड़कों पर खून बहा तो नीतीश मोदी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। सवाल ये कि हार की हताशा में हिंसा पर उतारू हो गया है क्या विपक्ष? यूपी के कुल मुस्लिम वोटर में 27.1% का वोट विकास के नाम पर बीजेपी को। सवाल ये कि मजहब के नाम पर बंटवारा पॉलिटिक्स के क्या अच्छे दिन अब खत्म हो गए हैं? 23 मई को आपको बता दें, जी न्यूज पर नतीजों की ग्लोबल कवरेज आप देखने वाले हैं। 170 देशों में इसका प्रसारण होगा। लोकतंत्र के सबसे बड़े आयोजन में क्या आप भागीदारी के लिए तैयार हैं? और आप सादर आमंत्रित भी हैं जी न्यूज की तरफ से सुबह 6 बजे से लगातार 23 मई को। वैसे देशहित में हम आपको बस थोड़ी देर में ईवीएम से विपक्षी दलों का डर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देशहित की शुरुआत करेंगे चुनाव पर पीएम मोदी के एक बड़े बयान से। अब से कुछ देर पहले बीजेपी दफ्तर में पीएम मोदी और अमित शाह ने मंत्रियों के साथ बैठक की। नतीजों से पहले हुई इस बैठक में पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि देश की जनता ने इस बार हर दीवार को तोड़कर मतदान किया। ऐसा लग रहा था कि चुनाव नहीं बल्कि देश के पुनर्जागरण में हर कोई हिस्सा लेना चाहता हो। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जनता देश के पुनर्निर्माण में वोट डालकर अपना योगदान दे रही थी। और पीएम मोदी ने अपना अनुभव बांटते हुए ये भी बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो देश की तीर्थ यात्रा पर निकले। 2-3 विशेष उल्लेख किए जो निश्चित रूप से उनकी आत्मा को छूने वाले विषय थे। उन्होंने कहा चुनाव तो राजनीति में बहुत सारे देखे हैं, लड़े भी हैं, लेकिन यह चुनाव राजनीति से ऊपर था और तमाम सारी दीवारों को लांघकर जनता इस चुनाव को लड़ रही थी और यह अद्भुत दृश्य था। दूसरा, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से चुनाव अभियान में दृष्टिगोचर हुआ तो ये ध्यान में नहीं आता था कि किसी व्यक्ति को जिताने और हराने के लिए चुनाव हो रहा है। सब तरफ से ऐसा लग रहा था कि देश की जनता देश का पुनर्जागरण और राष्ट्रोत्थान के महायज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए तत्पर है और उसे लग रहा है कि परिवर्तन की इस बेला में मेरा भी योगदान होना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कही कि एनडीए का प्रयोग राजनीति में निश्चित रूप से मैच्योर प्रयोग सिद्ध हुआ है और इस प्रयोग को और मजबूत करना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े देश को परिवर्तित करना है, बदलाव लाना है, शिखर पर पहुंचाना है, तो सभी लोगों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। और चौथी बात उन्होंने प्रमुख रूप से कही कि चुनाव अभियान में बरसों से मुख्यमंत्री के रूप में भी, भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में भी और प्रधानमंत्री के रूप में भी विधानसभाओं में 2014 में प्रचार करने का अवसर मिला और खूब कैंपेन किया। लेकिन इस बार का जो चुनाव अभियान था उसमें मैं बिल्कुल निष्कंटक बेफिक्र होकर प्रचार कर रहा था और मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही थी। उन्होंने कहा बाकी समय जो चुनाव के कार्यक्रम थे उनमें प्रचार लगता था, लेकिन इस बार का चुनाव प्रचार अभियान एक तौर से मुझे ऐसा लगता था कि देश की मैं तीर्थ यात्रा कर रहा हूं। तो 140 के लगभग रैलियां की प्रधानमंत्री मोदी ने और ये उनका निजी अनुभव कि ये बिल्कुल तीर्थ यात्रा के समान था। आप जबकि नतीजों में ज्यादा वक्त नहीं बचा है तो ईवीएम को लेकर विपक्ष ने एक नया अभियान छेड़ दिया है, जिससे संकेत ऐसा जा रहा है जैसे विपक्ष नतीजों को लेकर कुछ घबराया हुआ। 30 सेकंड में पूरी खबर को समझा देते हैं। आज के बड़े घटनाक्रम और बयान भी।
22 विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका पर चुनाव आयोग से मुलाकात की। बीजेपी ने कहा कि क्योंकि हमारी जीत की संभावना है, इसलिए ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वीवीपैट में 100% मिलान करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि मेरे लिए 2019 का चुनाव प्रचार तीर्थ की तरह रहा। और एनडीए के सहयोगियों को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह डिनर दे रहे हैं। इसके अलावा खबरें ये भी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो कहा गया कि तीर्थ यात्रा की तरह रहा पूरा चुनाव प्रचार। और अब डिनर डिप्लोमेसी भी शुरू हो चुकी है। और अब सवाल यही है कि क्या विपक्ष 23 मई को लेकर किसी बहाने की तलाश में है? क्या विपक्ष को अंदाजा हो गया है कि एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होने जा रहे हैं? क्योंकि विपक्ष ईवीएम को लेकर हर दरवाजे पर जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसे कोई राहत नहीं मिल रही है। 100% वीवीपैट मिलान की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। एक एनजीओ ने यह मांग की। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को बकवास करार देते हुए कहा है कि एक ही मांग बार बार नहीं सुनी जा सकती। जबकि चुनाव आयोग ने कहा कि आरोपों का कोई आधार नहीं है। आपको बता दें, उम्मीदवार और उनके जो एजेंट हैं वो स्ट्रांग रूम पर 24 घंटे नजर रख सकते हैं। वोटों की गिनती वाले दिन स्ट्रांग रूम की सील उम्मीदवारों के सामने ही तोड़ी जाती है। मतलब ये आरोप लगाया जा रहा है कि स्ट्रांग रूम से मशीनों को अदला बदली उसकी हो रही है। इसी को लेकर हम आपको बता रहे हैं कि स्ट्रांग रूम में ऐसी कोई संभावना होती नहीं है। उम्मीदवार चाहे तो काउंटिंग टेबल पर ईवीएम मशीनों की सील की जांच भी कर सकते हैं। उम्मीदवार चाहे तो मतदान केंद्र के रजिस्टर और ईवीएम में वोटों की संख्या का मिलान कर सकते हैं। एग्जिट पोल्स देखकर यह लगता है कि बीजेपी ने अखिल भारतीय प्रदर्शन किया है, तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि एनडीए बहुत आराम से अपनी अगली सरकार बना लेगा। विपक्ष ने जब से एग्जिट पोल के नतीजे देखे हैं वो बेचैन है, परेशान है, छटपटाहट सी है, घबराहट है, लेकिन इलाज नहीं मिल रहा है। मिले भी तो कैसे? लोकतंत्र बदनाम मुहिम में कोई क्यों साथ दे? देखिए किस किस ने दुत्कारा और फटकारा और कौन कौन सहमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, तकनीकी विशेषज्ञ। If democracy has succeeded, it has succeeded largely due to the perfect conduct of the elections by the election commissioner. ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को ये पता होना चाहिए कि इस मशीन में छेड़छाड़ मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ईवीएम के निर्माण के वक्त नहीं पता होता कि बैलेट यूनिट में कौन सा उम्मीदवार कहां होगा। उम्मीदवारों की सूची फाइनल होने के बाद बैलेट यूनिट पर उम्मीदवारों के नाम सामने आते हैं। किसी विधानसभा के लिए ईवीएम का चुनाव रैंडम होता है, यानी ईवीएम भेजने का कोई क्रमांक नहीं होता। पोलिंग बूथों पर ईवीएम को रैंडम यानी बिना किसी विशेष क्रमांक के भेजा जाता है। ईवीएम लगाने का काम उम्मीदवारों, पोलिंग एजेंट की निगरानी में होता है। ईवीएम की कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर उम्मीदवारों को भी दिया जाता है। वोटिंग खत्म होने के बाद ईवीएम को पोलिंग एजेंट्स के सामने ही सील कर दिया जाता है। पोलिंग एजेंट चाहे तो सील की गई मशीनों पर अपने हस्ताक्षर भी कर सकते हैं ताकि गड़बड़ न हो। अगर रामपुर की सीट 3 लाख वोटों से नहीं जीतती है तो इसका मतलब यह है पूरे हिंदुस्तान में बेईमानी हुई है। जब एक राजनीतिक दल के उम्मीदवार का बटन दबाते थे तो दूसरी पार्टी का, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के नाम पे चला जाता था। गारंटी में है कि किसी भी तरह से हम रिजल्ट को अपने फेवर में कर लेंगे, ईवीएम मशीन को प्रभावित करके कर लेंगे तो सड़कों पर खून बहेगा। वैसे सवाल तो ये भी है कि अगर विपक्ष को अपनी जीत का यकीन है तो वो ईवीएम को लेकर आतंकित क्यों है? और अगर 23 मई को बीजेपी की हार और विपक्ष की जीत होती है तो क्या ईवीएम का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म मान लिया जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे तानाशाही की हद देखिए। आजम खान कह रहे हैं कि अगर मैं 3 लाख मतों के अंतर से कम से जीता तो ईवीएम बेईमान। उधर हथियार उठाने की और सड़कों पर खून बहाने की धमकी दे रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। ये बौखलाहट है। वैसे विपक्ष को ये लग रहा है कि एग्जिट पोल बीजेपी और मोदी के लिए इतनी वोटिंग कैसे दिखा रहा है, लेकिन इसके लिए शायद विपक्ष को और उन सभी को एक आंकड़े पर नजर डालने की जरूरत है जो ये बताएगा कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में जाति और धर्म की दीवार खत्म कर दी। आप समझिए कैसे। ओपिनियन इंडिया की स्टडी के मुताबिक सवर्ण हिंदुओं ने 47% वोट मोदी को दिया। बहुत बड़ा फिगर है ये।
जबकि कांग्रेस को एक वर्ग का सिर्फ 14% वोट मिला। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की बात करें तो 44% लोगों ने मोदी को चुना, जबकि राहुल गांधी सिर्फ 15% लोगों की पसंद रहे। अनुसूचित जाति की बात करें तो इस वर्ग ने भी मोदी को ही चुना। 32% लोगों ने मोदी को वोट दिया, जबकि राहुल गांधी को सिर्फ 21%, 21% वोट ही मिले। और अनुसूचित जनजाति ने भी खुलकर मोदी का साथ दिया है और इस वर्ग का समर्थन तो करीब 50% के पास पहुंच गया है, यानी मोदी के लिए 46 और राहुल या कांग्रेस पार्टी को 34% वोट मिले। मुस्लिम मतदाता की बात करें तो यहां कांग्रेस को फायदा हुआ। कांग्रेस को जहां करीब 36% वोट मिले तो बीजेपी को 11% मुसलमानों ने वोट दिया है। ये ओपिनियन इंडिया की स्टडी है। और वहीं यूपी के कई जिलों में ईवीएम को लेकर समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं ने हंगामा मचाया। गाजीपुर में अफजाल अंसारी की एसडीएम से कहासुनी भी हुई। कन्नौज, मऊ, चंदौली, हर जगह विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम वो होता है जहां पर ईवीएम्स रखे जाते हैं, स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा किया। हालांकि विपक्ष के हर आरोप का चुनाव आयोग ने करारा जवाब दिया और ये कहा कि ईवीएम की हेराफेरी के आरोपों को बेबुनियाद हैं ये पूरे आरोप और पूरी तरह से गलत हैं, पूरी तरह से निराधार हैं। ये बात चुनाव आयोग ने कही। किसी तरह से मशीन निकल नहीं, चाहे निकालने के लिए गोली भी चलवा दिएगा तो निकल नहीं सकता। यूपी के कई जिलों में ईवीएम की हेराफेरी का आरोप लगाया जा रहा है। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन के उम्मीदवार अफजाल अंसारी अपने समर्थकों के साथ जंगीपुर में बनाए गए स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान उनकी एसडीएम सदर से तीखी नोकझोंक भी हुई। अफजाल अंसारी ने ईवीएम बदलने की कोशिश का आरोप लगाया। एक गाड़ी आई थी और गाड़ी आई और फिर लौट गई। एक यहीं के ट्रक इसी जंगीपुर का था, उसी को रोक के विशेषरगंज से उसमें मशीनें लाद के यहाँ लाए, लेकिन उस वक्त उतारे नहीं। स्ट्रांग रूम के प्रत्येक दरवाजे की 24 घंटे जो है रिकॉर्डिंग की जा रही है। तो फिलहाल इस प्रकार की कोई घटना नहीं है और ये पूरी तरीके से मिथ्या है और ये दुष्प्रचार और गलत तरीके से एक तरीके से भ्रामक जानकारी प्रचारित की जा रही है। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि जहां ईवीएम रखे गए हैं वहां के सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। जो भी मॉनिटर में जो फ्लिप करते हैं कैमरे, जितने भी मंडी समित में ईवीएम के आसपास जितने भी कैमरे लगे हुए हैं, कंट्रोल रूम में जो कैमरे ब्लिंक करते हैं वो एक भी कैमरे 5 बजे के बाद से ब्लिंक नहीं कर रहे थे। वो 5 बजे की ही टाइमिंग दिखा रहे थे। भी कैमरे उन्होंने पाया कि सुचारू रूप से वर्क कर रहे हैं। कहीं पर नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से वहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा था, तो उनको दे जाकर सारे कैमरे चेक करा दिए गए हैं। मऊ में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कार्यकर्ता और नेता ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका को लेकर स्ट्रांग रूम के बाहर जमा हो गए। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने इन्हें हटाया। यूपी के चंदौली, मिर्जापुर और झांसी में रिजर्व ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखने को लेकर विरोध के मामले सामने आए। जो कैंडिडेट्स थे जिनको आपत्ति थी उनके सामने ही हमने ईवीएम्स को चेक करके दिखाया कि इनमें कुछ नहीं है। वीवीपैट के बॉक्स दिखाए अगर कि उनमें देख लीजिए आप, कुछ भी नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली इन लोगों को कुछ भ्रम इसलिए हुआ होगा क्योंकि स्ट्रांग रूम सील होने में देर हो गई, तो उसकी वजह यही थी कि कुछ प्रपत्र नहीं बने थे और उनको भरने में विलम्ब हुआ, इसकी वजह से विलम्ब हुआ। चुनाव आयोग ने ईवीएम की हेराफेरी के सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि ईवीएम हर तरह से सुरक्षित है। आरोप लगाया जा रहा है कि ईवीएम बदले गए। चुनाव आयोग ने कहा है कि ईवीएम की सीसीटीवी से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि स्ट्रांग रूम सुरक्षित नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा कि स्ट्रांग रूम बेहद कड़ी सुरक्षा में है। ईवीएम में हेराफेरी का भी आरोप लगाया जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि रिजर्व ईवीएम को तैयार करने को लेकर भ्रम पैदा हुआ। मतगणना स्थल में गाड़ियों की आवाजाही पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि गाड़ियों की आवाजाही के आरोप निराधार हैं। अब सवाल ये है कि क्या एग्जिट पोल के नतीजों से विपक्ष को हार का अंदाजा हो गया है? क्या विपक्ष हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़कर खुद का वजूद बचाए रखना चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उत्तर प्रदेश हमेशा से दिल्ली की सत्ता का रास्ता भी खोलता आया है और देश को प्रधानमंत्री भी देता आया है। अब आपको ये भी जरूर जानना चाहिए कि यूपी में मुस्लिमों ने बीजेपी को किस मुद्दे पर वोट दिया। बहुत जरूरी है। मुस्लिम वोटरों ने
बीजेपी को मोदी सरकार के विकास कार्यों को जहन में रखकर वोटिंग की और 27% मुस्लिम वोटरों ने इसी को ध्यान में रखकर बीजेपी को वोट दिया। पार्टी और उम्मीदवार को देखकर 61.7% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर 2.9% मुसलमानों ने वोट दिया। और प्रचार के दौरान जो मुद्दे उठाए गए उन मुद्दों के आधार पर लगभग 3% मुस्लिमों ने वोटिंग की है। ये सभी आंकड़े हमने आपको ओपिनियन इंडिया की स्टडी के आधार पर दिखाए। और ईवीएम पर विपक्ष तो अपनी सियासत करता रहेगा, लेकिन जो वोटर ईवीएम पर ही वोट देकर आया है, क्या ये सियासत उस वोटर का अपमान नहीं है? बिल्कुल। सी न्यूज ने इसलिए सीधे वोटर से बात की क्योंकि पूरी वोटिंग प्रक्रिया को ही शक के दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है, उस पर डाउट किया जा रहा है। और ईवीएम को बदनाम करने को लेकर चल रहे विपक्ष के अभियान पर क्या सोचता है आम वोटर जो खुद ईवीएम में ही वोट डालकर आया? सुनिए। जो टीम हार जाती है और उनको अपने आप को जस्टिफाइड नहीं कर पा रही है, दैट्स व्हाई वो ईवीएम पे सवाल उठाती है। अगर वही पार्टी जीत जाती तो क्या वो ईवीएम पे सवाल उठाएगी? जनता के नहीं, लोकतंत्र, भारत के लोकतंत्र का अपमान है। आप ईवीएम पर कैसे जाहिर शंका कर सकते हैं? क्योंकि ईवीएम तो लोकतंत्र की जो सही बुनियादी चीजें हैं, वो बुनियादी विचारों से जुड़ा हुआ चीज है। जब अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुआ तो उन लोगों को ईवीएम जीते तो नहीं दिखने दिया। अभी वो शरद पवार को भी उधर वो बोलता है मैं हारूंगा तो मैं ईवीएम के ये निकालूंगा। जब उन लोगों को हारने का होता है तो ये लोग ईवीएम के बोलते हैं। और अपनी गवर्नमेंट जब ये जीतने वाली है मोदी सर, तो उसके लिए वो लोग ईवीएम का निकालते हैं। जनता आपको हरा रही है तो हार मानो। बार बार ये सवाल उठाने का मतलब है कि जनता के साथ आप धोखा कर रहे हो, जनता को आप गलत मान रहे हो कि जनता ने जिसको सुना है वो सही नहीं है। किसी स्टेट में कांग्रेस की सरकार होती है या किसी पार्टी की सरकार होती है तो वहाँ पे ईवीएम सही है, और कहीं पे अगर चूक करती है विपक्ष पार्टी तो वहाँ ईवीएम गलत हो जा रहा है। तो ये ईवीएम का कोई दोष नहीं है। जनता उतनी बेवकूफ़ नहीं रही है जैसा लोग समझ रहे हैं कि बार बार बोलेंगे ईवीएम में गड़बड़ी है। जहाँ उनके फेवर में होती है वो लोग के लिए सही है, जहाँ उनके फेवर में नहीं होती है मशीन में गड़बड़ी है। तो ये सब गलत बात है। वैसे आप ये भी चीज समझिए कि इस तरह से सवाल उठाकर नतीजों को संशय में लाना, नंबर 1, नंबर 2, जो 542 सांसदों को चुना जाना है, सभी के ऊपर डाउट खड़ा करना कि सभी किसी ना किसी फिक्सिंग से जुड़े हैं, ये वाकई लोकतंत्र का अपमान, आप लोगों का अपमान, वोटर्स का अपमान। जी हाँ, ईवीएम तो बहाना है, दरअसल हार को छिपाना है। वैसे आपको एक बार फिर याद दिला दें, 23 मई को चुनाव नतीजों के लिए जी न्यूज जरूर देखिएगा। तो वीवीआईपी सीटों में किसकी जीत किसकी हार ये बताएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में एनडीए का डिनर शुरू हो चुका है। इस डिनर में पीएम मोदी भी पहुंच चुके हैं और यहां पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया है। दिल्ली के अशोका होटल में ये डिनर शुरू हो चुका है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन पूरा एनडीए, प्रकाश सिंह बादल आपको नजर आ रहे हैं अकाली से, प्रकाश सिंह बादल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये माला पहना के उनका अभिवादन किया गया। आभार समारोह था ये, जिसमें राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं, अमित शाह आपको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजर आ रहे हैं, और अकाली दल से प्रकाश सिंह बादल, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, वो आपको नजर आ रहा है। पूरा एनडीए यहां पर, घटक दलों की बैठक। और साथ ही साथ अमन उद्धव ठाकरे भी हैं, रामविलास पासवान भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये एकजुटता का संदेश भी इनके जरिए देने की कोशिश, और ये आभार समारोह जो कि प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर सम्मान करते हुए आप देख रहे हैं सभी घटक दल, और देख रहे हैं जोश जो है अमन वो बहुत ही हाई नजर आ रहा है। वैसे ये तस्वीरें आमतौर पर 23 तारीख को देखने को मिलती है कि आप जीत के बाद ये अभिवादन, आभार, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों से उत्साह इतना ज्यादा। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको नजर आ रहे हैं। देखिए तमाम सहयोगी, जेडीयू, अकाली, रामविलास पासवान, उद्धव ठाकरे, हर कोई है। और नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार में भी प्रचंड बहुमत की उम्मीद की जा रही है, अच्छे नंबर्स। उद्धव ठाकरे शिवसेना से बड़ा मान मनोबल हुआ, आखिरकार एनडीए में रुक गए। खबरें थी कि एनडीए छोड़ सकते हैं, सब कुछ हुआ लेकिन आखिरकार मना लिया गया उद्धव ठाकरे। तो सभी घटक दलों को आमंत्रित किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी का यहां सम्मान करते हुए आप देख रहे हैं सभी घटक दलों को, चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, चाहे वो प्रकाश सिंह बादल हों, आदित्य ठाकरे हों, और अमित शाह तो मौजूद रहेंगे ही, क्योंकि यही जोड़ी है जिसने ये एक बार फिर से चमत्कार दिखाया है। वैसे हमें इंतजार करना चाहिए 23 मई का, लेकिन जो एग्जिट पोल्स हैं कम से कम उससे बहुत ही उत्साहित नजर आ रहा है ये पूरा एनडीए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं नतीजों से पहले वीवीआईपी सीटों का हाल। क्या स्मृति ईरानी से अमेठी का गढ़ हार जाएंगे राहुल गांधी?
जिस व्यक्ति ने अमेठी के कंधे पर चढ़कर सत्ता 15 साल तक भोगी, वो व्यक्ति आज अमेठी छोड़कर किसी और लोकसभा क्षेत्र में अपना पर्चा भरने जा रहा है। क्या भोपाल में साध्वी से दिग्विजय को मिलेगी प्रचंड हार? क्या आजमगढ़ में निरहुआ पर भारी पड़ेंगे अखिलेश यादव? क्या बेगूसराय में कन्हैया कुमार पर गिरेगी गिरिराज की गज? रामपुर में क्या होगा, आजम खान जीतेंगे या जयप्रदा? पटना साहिब में शत्रुघ्न को खामोश कर देगी बीजेपी? कन्नौज में डिंपल यादव की किस्मत कितनी बुलंद? देश हित में देश की 7 बड़ी सीटों का भविष्य। नतीजों से 2 दिन पहले वीवीआईपी नेताओं का हाल। वीवीआईपी उम्मीदवार, किसकी जीत किसकी हार? तो देश हित में अब हम आपसे 7 वीवीआईपी सीटों पर हाई प्रोफाइल नेताओं की जीत हार की चर्चा करेंगे। 30 सेकंड में ये पूरी खबर समझिए आप। देखिए, 23 मई को लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे आएंगे। जी न्यूज पर आप चुनाव नतीजों की ग्लोबल कवरेज देखेंगे। हम आपको ये भी बता दें कि ये ग्लोबल कवरेज इसलिए है क्योंकि 170 देशों में इसका एक साथ प्रसारण किया जाएगा। सबसे तेज और सबसे पहले नतीजे दिखाएगा आपको सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज। लेकिन नतीजों से 2 दिन पहले आपको हम 7 वीवीआईपी सीटों का भविष्य बताने जा रहे हैं। 7 सीटों पर देश के 14 बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ा। इनकी किस्मत इस वक्त ईवीएम में रिकॉर्ड हो चुकी है, बंद हो चुकी है। लेकिन देश हित में हम आज ही इन 3 सर्वे एजेंसियों के हवाले से इनकी जीत या इनकी हार आपको बताएंगे। क्या होगा इन वीवीआईपी उम्मीदवारों का भविष्य? तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट भोपाल की चर्चा, जिस पर इस वक्त पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, उसका हल देखिए। एक तरफ साध्वी, दूसरी तरफ दिग्गी राजा। रोचक मुकाबला, अब दिलचस्प नतीजा। भोपाल सीट पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के उतरने के बाद से ही इस सीट पर देश ही नहीं दुनिया की निगाहें टिक गई हैं। हर कोई जानना चाहता है कि भोपाल में इन दोनों नेताओं का भविष्य आखिर क्या होगा। नतीजे 23 मई को आएंगे, लेकिन नतीजों से ठीक 2 दिन पहले सबसे हाई प्रोफाइल भोपाल सीट पर दोनों नेताओं की जीत हार 2 दिन पहले ही हम आपको बताएंगे। इसलिए हमने 3 सर्वे एजेंसियों का हवाला लिया है। सबसे पहले इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया पोल की बात। इस सर्वे के मुताबिक भोपाल में कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह को बीजेपी प्रत्याशी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से शिकस्त मिल रही है। एबीपी न्यूज नीलसन की बात करें तो इस सर्वे के मुताबिक भोपाल में प्रज्ञा सिंह ठाकुर और दिग्विजय सिंह में कड़ी टक्कर, जबकि न्यूज 18 IPSOS के सर्वे की बात करें तो भोपाल में प्रज्ञा सिंह ठाकुर कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह से आगे हैं। और जब हम इसके बाद भोपाल सीट पर महा एग्जिट पोल की बात करते हैं तो 3 में से 2 सर्वे एजेंसी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जीत का दावा कर रही हैं। मतलब ये कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर से दिग्विजय सिंह को हार मिल सकती है। यानी साफ है कि भोपाल में दिग्विजय सिंह पर हिंदू आतंकी का मुद्दा नतीजों में भारी पड़ सकता है और दिग्गी राजा पर साध्वी प्रज्ञा सिंह प्रचंड जीत दर्ज कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऐसे इसका एक पहलू ये भी है कि अगर दिग्विजय सिंह हार जाते हैं तो शायद कमलनाथ जरूर बहुत खुश होंगे। आपको हमने दिखाया भोपाल सीट पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और दिग्विजय सिंह का भविष्य। अब आपको लेकर हम जा रहे हैं यूपी, जहां एक और वीवीआईपी सीट पर हर किसी की दिलचस्पी बढ़ गई। अमेठी, जी हां, कांग्रेस का गढ़ अमेठी। राहुल गांधी अध्यक्ष, यहां से उनकी राह भी कांटों भरी हो सकती है।
अमेठी का रण किस पर ग्रहण? क्या कांग्रेस के किले में सेंध लगा देगी बीजेपी? इन सवालों का जवाब बस थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी का कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर ये करारा वार सुनाते हैं। जिस व्यक्ति ने अमेठी के कंधे पर चढ़कर सत्ता 15 साल तक भोगी, वो व्यक्ति आज अमेठी छोड़कर किसी और लोकसभा क्षेत्र में अपना पर्चा भरने जा रहा है। स्मृति ईरानी ने ये दम तब दिखाया जब राहुल गांधी ने अमेठी के अलावा केरल की सुरक्षित सीट वायनाड से भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन अमेठी की सच्चाई क्या है? क्या अमेठी में इस बार वाकई राहुल गांधी को करारी हार मिलने वाली है, या अमेठी में 23 मई को बीजेपी की जीत के ये दावे हवा हवाई हो जाएंगे? तो बिना देर किए हम आपको अमेठी सीट पर 2 सर्वे एजेंसियों का नतीजा आज ही बता देते हैं। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया पोल के मुताबिक राहुल गांधी को इस बार स्मृति ईरानी से कड़ी टक्कर मिल रही है। एबीपी न्यूज नेल्सन के मुताबिक भी अमेठी में इस बार स्मृति ईरानी से राहुल गांधी को कड़ी टक्कर मिल रही है। एबीपी न्यूज के मुताबिक अमेठी में इस बार स्मृति ईरानी का पलड़ा इसलिए भारी है क्योंकि उन्होंने 5 साल के दौरान चुनावी स्टाइल में काम किया, जबकि इस कोशिश में राहुल गांधी पीछे रहे। इस हिसाब से देखें तो अमेठी में महा एग्जिट पोल ये संकेत देता है कि इस बार अमेठी में राहुल गांधी की राह आसान नहीं होने वाली, और ये भी हो सकता है कि 2014 में राहुल से चुनाव हारने वाली स्मृति ईरानी 2019 में कांग्रेस के गढ़ अमेठी में सेंध भी लगा दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मतलब राहुल गांधी की भी राह मुश्किल है, दिग्विजय सिंह की भी राह मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन अमन, राहुल गांधी के लिए एक अच्छी खबर ये जरूर है कि कई एग्जिट पोल में वो वायनाड की सीट जीत रहे हैं। लेकिन अब देश की 5 और वीवीआईपी सीटों का भविष्य भी हम आपको नतीजों से ठीक 2 दिन पहले ही बताने जा रहे हैं। कन्नौज सीट का भविष्य देखिए, क्योंकि कन्नौज में इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया ने डिंपल यादव को बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक से पीछे दिखाया है। मतलब इस एग्जिट पोल के हिसाब से डिंपल हार रही है। एबीपी न्यूज नेल्सन की बात करें तो कन्नौज में डिंपल यादव चुनाव जीत रही है। इसी तरह आजमगढ़ पर इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया ने अखिलेश यादव को बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ से आगे दिखाया। मतलब यहाँ अखिलेश आगे हैं। और एबीपी न्यूज नेल्सन ने भी आजमगढ़ सीट पर अखिलेश यादव को बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ से आगे दिखाया है। मतलब अखिलेश जीत रहे हैं इस हिसाब से। इसी तरह बिहार में हाई प्रोफाइल सीट पटना साहिब की बात करें तो इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया पटना साहिब में शत्रुघ्न सिन्हा की हार बता रहा है। अब वहीं एबीपी न्यूज नेल्सन ने भी पटना साहिब सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद की जीत की भविष्यवाणी की है। मतलब खामोश हो रहे शत्रुघ्न सिन्हा। वैसे बिहार की एक और चर्चित सीट बेगूसराय, कन्हैया कुमार वर्सेस गिरिराज सिंह। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया गिरिराज सिंह को आगे बता रहा है। और वहीं एबीपी न्यूज नेल्सन ने कन्हैया कुमार और गिरिराज सिंह में कड़ी टक्कर दिखाई है। रामपुर की बात करते हैं। बड़ी तल्ख लड़ाई यहां पर रही। जयप्रदा, आजम खान और इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया जयप्रदा की हार की भविष्यवाणी की है इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया। वहीं एबीपी न्यूज नेल्सन के एग्जिट पोल में भी आजम खान की जीत बताई गई है। हालांकि जयप्रदा ये कह रही थी कि बदला लिया जाएगा उनके अपमान। मगर आजम खान ने एक और चीज साफ कर दिया कि अगर वो 3 लाख के मतों से अंतर से नहीं जीतेंगे तो ईवीएम में गड़बड़ी मानी जाएगी उनके हिसाब से। वैसे हम आपको एक बात यहाँ पर साफ कर दें कि वीवीआईपी सीटों पर ये अलग अलग एग्जिट पोल के नतीजे हैं। ये हम रुझान कह सकते हैं, अनुमान कह सकते हैं, लेकिन ये असली नतीजे नहीं है। असली नतीजे 23 मई को सुबह 6 बजे से आप लगातार जी न्यूज पर देखेंगे। जी न्यूज आपको बता दें 2019 के नतीजों की अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल कवरेज दिखाएगा। ये ग्लोबल कवरेज इसलिए क्योंकि सिर्फ भारत में नहीं 170 देशों में इसका एक साथ प्रसारण किया जाएगा।
पर हार जीत ब्राह्मण मतदाता ही तय करते हैं। लेकिन इस बार मोदी फैक्टर के चलते ब्राह्मण मतदाता क्षत्रिय और वैश्य मतदाताओं के साथ पूरी तरह से भाजपा के साथ गया है। ब्राह्मणों ने जातिवाद का फैक्टर तोड़ा और मोदी के नाम पर वोट किया। यूपी में लगभग 14% ब्राह्मण मतदाता हैं। समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के ब्राह्मण प्रत्याशी भी ज्यादा ब्राह्मण वोट पाने में कामयाब नहीं रहे। यूपी में पहली बार ठाकुर और ब्राह्मणों ने एक साथ मिलकर वोट किया है। 10% का तो एक मास्टर स्ट्रोक था नरेंद्र मोदी सरकार का, क्योंकि हर आदमी आरक्षण की बात करता था। ब्राह्मणों को तो मान लिया था कि ये संपन्न हैं, आर्थिक रूप से कोई मदद की जरूरत नहीं इनको। यूपी की 80 लोकसभा सीट में से 70 सीटों पर ब्राह्मण पूरी तरह से बीजेपी के साथ गया है। सिर्फ 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर ब्राह्मण मतदाता बटा है, जैसे अमेठी, रायबरेली, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, मिर्जापुर, बलिया, इलाहाबाद, सलेमपुर, गोरखपुर और प्रतापगढ़। पूर्वी उत्तर प्रदेश और अवध के क्षेत्र में ब्राह्मण वर्ग के लोगों के पास गरीबी बहुत है और गरीब वर्ग के लिए जिस तरह की कल्याणकारी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी की रही हैं, पूरे गरीब वर्ग ने नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। यूपी की सर्वाधिक ब्राह्मण मतदाताओं वाली सीटों में अंबेडकर नगर, गोंडा, महाराजगंज, लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, देवरिया, अमेठी, रायबरेली, कानपुर, झांसी, भदोही और अलीगढ़ शामिल हैं। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अमन, ये जो 10% रिजर्वेशन जो आरक्षण किया गया सवर्णों के लिए, गरीब सवर्णों के लिए, ये कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है, अगर हम इस रिपोर्ट में जैसा कहते हैं रुझानों पर अगर यकीन किया जाए। वैसे हम एक बार फिर ईवीएम के मुद्दे पर लौट रहे हैं और अब आपको बता रहे हैं कि क्यों ईवीएम पर अफवाहें ठीक नहीं है। ये फेक न्यूज है जिस पर भरोसा मत करिएगा, जो वीडियोस आप देख रहे होंगे। और इसलिए ईवीएम को लेकर उठ रहे सवालों के बीच चुनाव आयोग का एक डेमो देश हित में आज आपको देखना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिए। कंप्लीट हो गया, काउंटिंग के समय किस तरह से आप ध्यान रखते हैं? वो पोलिंग होने के बाद इस मशीन को इस डब्बे पर कैरी केस में डालकर इसको स्ट्रांग रूम में बंद हो जाता है। कौन सा डब्बा है? ये देखिए, ये डब्बा दिखाएंगे चाहेंगे। ये आमतौर पे आप देखते हैं चुनाव आयोग का जब टीम जाती है तो हर पोलिंग बूथ पे आप इसे है सील बॉक्स होता है, इसी के अंदर सारे सिस्टम जो स्ट्रांग रूम में ले जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, कंट्रोल यूनिट को, जिसमें वोट आप जब डालते हैं, वोट डालने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं आप। बैलेट यूनिट ये है, कंट्रोल यूनिट ये है जहाँ वोट जाता है, और ये है वीवीपैट। तीनों चीज है, तो तीनों का प्रोसेस बताया जा रहा है। वोट डालने के बाद का क्या प्रोसेस आपने बताया, उसमें डाल के फिर उसको स्ट्रांग रूम में डाल देते हैं। ये सभी तीनों को भी स्ट्रांग रूम में डाल देते हैं और उसके बाद काउंटिंग होता है ना, उस दिन ये सिर्फ कंट्रोल यूनिट को काउंटिंग रूम के लिए स्ट्रांग रूम से लेके आता है। लेके आने के बाद वो सभी एड्रेस टैग्स, सील, सब कुछ इन फ्रंट ऑफ द पोलिंग एजेंट्स और द कैंडिडेट विल बी चेक्ड वेदर दे आर properly sealed or not. Any breakages or damages to the seal will be checked. Then on the address tag there is a number. कंट्रोल यूनिट का नंबर होता है एड्रेस टैग पर और मशीन पर भी नंबर होता है। ये दोनों एक ही होना चाहिए। और उसके बाद इसको ऑन करके शुरू करने के लिए यूज करते हैं। अभी ऑन है। ऑन होने के बाद इसको पहले टोटल दबाते हैं। टोटल दबाने के बाद कितना वोट है इस मशीन पर ये दिखाएगा। हाँ, टोटल दिखाएगा। टोटल इंडिविजुअल, ये टोटल दिखाएगा। उसके बाद रिजल्ट दबाए तो इंडिविजुअल दिखाएगा। तो ये प्रोसेस यही फाइनल होता है, इतना ही फाइनल प्रोसेस है। और इसके बाद अगर कोई चैलेंज करता है, जो बात आ रही है, कई लोग कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, तो इसके बाद इस मशीन को कितने दिन तक आप लोग रखते हैं जिसके फिर रिहर्स करने? इसे इलेक्शन कमीशन के पास ही होता है, उसके पास 45 डेज तक प्रिजर्व होता है। उसके बाद वो रीयूज करते हैं इलेक्शन के लिए। तो ईवीएम को लेकर ये कुछ नियम होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं, और किस तरह से काम करती है, कैसे इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, ये जानकारी दी जा रही थी इस रिपोर्ट में। वैसे इस बीच आपको बता दें, एनडीए का डिनर शुरू हो चुका है दिल्ली में अशोका होटल में। इस डिनर में पीएम मोदी भी पहुंच चुके हैं। यहाँ पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया, जैसे नए प्रधानमंत्री का, मतलब प्रधानमंत्री की जैसे वापसी हो रही है एक बार फिर मोदी सरकार, कुछ उसी तरह का जश्न अशोका होटल में पीएम मोदी का डिनर। ये डिनर पार्टी एनडीए की, डिनर डिप्लोमेसी एक तरीके से। चलिए, एनडीए की डिनर डिप्लोमेसी आप देख रहे थे। डिनर अभी भी वहां पर जारी है। यहां पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इसके बाद पोल पंडित आप भी बन सकते हैं, जरूर देखिएगा।
पोल पंडित। जी न्यूज आपको मौका दे रहा है चुनावी भविष्यवाणी करने का, यानी जी न्यूज पर पोल पंडित बनने का। देश के अलग अलग चुनाव क्षेत्रों से लोग अपनी अपनी भविष्यवाणी भेज रहे हैं। आप भी देखिए पोल पंडित और बनिए जी न्यूज के पोल पंडित। मैं जी न्यूज का पोल पंडित हूँ और इस बार मेरी भविष्यवाणी है कि मोदी सरकार को 270 सीटें मिलेंगी और राहुल गांधी को 100 या 120 सीटें मिलेंगी। मैं भविष्यवाणी करती हूँ कि मोदी जी को 300 सीटें मिलेंगी और राहुल गांधी को लगभग 40 सीट्स मिलेंगी। इस बार मोदी को 300 अराउंड सीट्स मिलेंगी एंड राहुल गांधी विल गेट अराउंड 60 to 80 सीट्स। मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि मोदी को 300 सीट मिले, राहुल गांधी को 50 सीट मिले। मेरी ऐसी भविष्यवाणी है कि इस बार मोदी को 270 सीटें आएगी और राहुल गांधी को मात्र 80 सीटें मिलेगी। मोदी जी की सरकार बनेगी, उसको 300 के ऊपर सीटें आएंगी और राहुल गांधी का दम नहीं है, उसको मिलेंगी लगभग 50 सीटें। देश हित में आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दें 23 मई के नतीजों को आप तक पहुंचाने के लिए जी न्यूज ने की है खास तैयारी। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव के सबसे बड़े नतीजे खास अंदाज में देखिए जी न्यूज पर। 23 मई का आप सबको इंतजार